सैकड़ों साल पुरानी मजारों पर तलवारें खिंची हैं, हजारों साल पुराने मेलों पर त्योरियां चढ़ी। राज्य दर राज्य तनाव बढ़ रहा है, शहर दर शहर टकराव की स्थिति बनती जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? देश का सुकून किसके निशाने पर है? कौन है जो देश को दंगों की आग में धकेल देने की साजिश रच रहा है? आखिर हर तरफ इतना हंगामा क्यों बरपा है? पूरे चेहरे पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बोतलें थे। खिड़की के कांच भी टूटे ऊपर की। नागपुर में जमी राख के नीचे ये सवाल दफन हो रहे हैं कि शहर का अमन किसे रास नहीं आया। शार्प वेपन है वो, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाथ में शार्प वेपन लेकर के आए थे दंगाई, वो भी दिख रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में हथियार किसने थमाए? वर्दी पर बरसाने के लिए ये पत्थर कहां से आए? ये आग किसने लगाई? एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ गए थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। मेरा लड़का आया तो उसने वो मटके का पानी लाया और पूरा आग बुझाई। हमारा इलाका भी वही है पूरा, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार हुआ ऐसा 25 साल में, मेरे सामने 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा, तो डर लगने लगा था। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, पूरा तलवार से तोड़ा है, और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। क्यों इतिहास का एक किरदार वर्तमान को जला गया? कैसे एक कब्र पर छिड़ा विवाद एक शहर को हिंसा की धधकती भट्टी में धकेल गया? हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था, वो एक राक्षस रूपी था और अताताई था। उसकी कब्र की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। चर्चा ही मत करो, महाराष्ट्र में दूसरी चर्चा ही मत होने दो, सिर्फ करो औरंगजेब के ऊपर चर्चा, यही तो इरादा है। अब सवाल रहा एक ही, औरंगजेब बस। 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं, हम उन्हें नायक नहीं मानते, लेकिन अगर आप मुगल के खिलाफ हैं तो हटाइए। जो मुगलों के महल हैं, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, जो सड़कें आप तोड़िए, बराबर करिए। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। क्या वजह है कि संभल शांत दिखता तो है, लेकिन एक चिंगारी अंदर अंदर हमेशा वहां भड़कती रहती है? क्यों एक मेला संभल की शांति का इम्तिहान लेने पर तुला है? जो भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत के मठ मंदिरों को लूटने के लिए जो आया हो, ऐसे लोगों के मेला लगाने वाले सोच के लोगों को मैं क्या कहूं। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं, लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्यों बहराइच में एक जंग राजा सुहेल देव और महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद की विरासत को लेकर छिड़ती दिख रही है? ये मोहम्मद गजनवी के भांजे सालार मसूद, जो कि चित्तौरा में मारा गया था, उसके मरने के 200 साल बाद दरगाह में उसकी दरगाह बनी है। उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। वहाँ पे सूर्य मंदिर था। ये गजेटियर कहता है कि सूर्य मंदिर को तोड़कर वो दरगाह बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था, और आज
जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं तो हिंदू संकट में है। चंद दिनों बाद आने वाली रामनवमी को लेकर क्यों अभी से पश्चिम बंगाल की हवाएं गर्म होने लगी हैं? बंगाल में हिंदू का हर त्योहार में पुलिस को देकर ममता बनर्जी रोक लगा रहा है। इसका खिलाफ इस बार रामनवमी में मुंह तोड़ जवाब बंगाल का सनातनी जनता देगा। मैं अपने तरीके से अपना धर्म को निभाऊंगा। उनका रामनवमी मुझे बड़ी तरीके से मनाने का क्या बात करे, वो पॉलिटिक्स के आदमी है, पॉलिटिकल बात की होगी, लेकिन जो भी करे चैन और अमन को बरकरार रख के करे, इतना ही कहूँगा। वो लोग वही जगह में जाएगा जुलूस लेके जहाँ पे दूसरा धर्म के आदमी रहता है और उधर कोशिश करेगा प्रॉब्लम करने का। क्या बात है कि देश की संसद में तय होने वाले मुद्दों को लेकर सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ने के हौसले दिखाए जा रहे हैं। इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है। ये इसको अपना एजेंडा बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा और वक्त की जायदाद जो है वो सही हाथों में रहेगी। वो थोड़ी हमको समझाएंगे कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है। अब अगर मैं उनसे कहने लगूं कि उनके समाज के लिए क्या बेहतर है, तो ये चीज तो अजीब टाइप की बात होती है। अरे क्या हमारे लिए जो बेहतर है, जबरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है, क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है। देश में एक बेचैनी सी बढ़ती जा रही है। संयम और संवेदनाएं बहुत जल्दी एकता के दायरों को तोड़ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सियासत के शिगुफों से देश का सब्र चुक रहा है? किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। आप मस्जिदों में घुसा करके लोगों से नारे लगवाओगे, गाली दिलवाओगे, उल्टी सीधी बातें बुलवाओगे और उसके बाद कहोगे कि बाहर निकलो, बाहर निकलेंगे, फिर उन्हीं के ऊपर इल्जाम। संभल में यही हुआ, संभल में गया था, संभल में भी तो यही हुआ, नागपुर के अंदर हुआ। नाना रकम उत्सव থাকে আমাদের এখানে, যত উৎসব হয় এবং একদল লোক আছে কুচক্রী যারা দাঙ্গা করে সারাক্ষণ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान का अमन चैन ऐसे विदेशी षड्यंत्रकारियों की साजिश का शिकार होता जा रहा है जो भारत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक चर्चा शुरू है कि एक पोस्ट जो है वो बांग्लादेश से किया गया, या पोस्ट करने वाले की आइडेंटिटी बांग्लादेश की लिखी गई है। तो क्या अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कुछ सामने आया है कि देश इंडिया के बाहर से भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से ये इंस्टिगेशन किया गया? नहीं, देखिए उसके प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखा है, लेकिन वो इंडिया के बाहर का सही में है या फिर उसने गलत लिखा है, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सभी का आईपी एड्रेस और उससे रिलेटेड जानकारी आ जाती है तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे। सवाल ये है कि अगर विदेशी साजिशें देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये सिलसिला रुकेगा कब? थोड़े दिन पहले मस्जिद सर्वे को लेकर संभल सुलगा था, 5 लोगों की जान चली गई। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, एक नौजवान की हत्या कर दी गई। पूरा शहर, गाड़ियां, घर सब आग और हिंसा के हवाले हो गए। संभल और बहराइच के बाद उसी कड़ी में नागपुर का नाम जुड़ चुका है। सोचने वाली बात है कि एक के बाद एक शहर में जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, वो महज भावनाओं का संयोग है या किसी के दिमाग का प्रयोग? सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंसा को रोका नहीं जा सकता? नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में दरअसल जिस तरह की हिंसा भड़की, उसके बाद साजिश के तार दूर दूर तक इसके नजर आ रहे हैं।
आगे कार्रवाई होगी, इस पूरे मामले में जांच भी होगी। लेकिन अचानक ये जो हिंसा भड़की, ये जो हंगामा हुआ, वो किस कारण हुआ? और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटे ऊपर की। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उनकी रणनीति यही वायलेंस कराने में। वो तो किस्मत अच्छी की, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाते। नागपुर के इतिहास में, 300 साल के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा वहाँ नहीं हुआ। 52 साल की उम्र है, मेरे जीवन में कभी पहला इस तरह से कभी नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गुट है ये बाहर से आए हुए हैं। औरंगजेब की कब्र से शुरू हुई सियासत की आग में झुलसे नागपुर में अब शांति भले ही है, लेकिन हिंसा में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो साजिश और आतंकवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो बातचीत का ढंग था, जो आवाज थी, जो शब्द थे, वो बहुत ही अनुचित थे। मैं वेल प्लान इसलिए बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 एफआईआर साइबर पुलिस ने दर्ज की है। हालात पर प्रशासन लगातार नजरें बनाए हुए है। साइबर पुलिस ने नागपुर हिंसा में जो 4 एफआईआर लिखी हैं, उनमें से एफआईआर संख्या 30/25 में भड़काऊ पोस्ट करने और अफवाह फैलाकर दंगा करवाने के आरोप में 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दंगों का मुख्य आरोपी फहीम का नाम भी इन 4 लोगों में शामिल है। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाया गया। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, ये कहाँ की बात हुई? ये वीडियो 17 मार्च की शाम का है। पुलिस थाने के सामने भड़काऊ भाषण देते हुए फहीम को देखा जा सकता है। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया। दंगों के आरोपियों के खिलाफ अब देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है। हमें जो जानकारी मिली है, ये जो मस्जिद है शिवाजी स्मारक के सामने, वहाँ से खुलेआम आह्वान किया गया है और हमने सीपी साहब और माननीय पालक मंत्री बावनकुळे जी को भी आज मिल के बोला है कि वहाँ के जितने भी मौलवी हैं, अगर आप भीड़ को इकट्ठे कर रहे हो और वहाँ भीड़ इकट्ठी होके दंगा कर रही है, तो वहाँ के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने एनएसए लगाने की मांग की है, क्योंकि इस तरह के आरोपी अगर खुलेआम आज अंदर गए और कल बेल हो गई तो समाज के लिए घातक है, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। नागपुर में आग बुझ गई, लेकिन धुआं अब भी उठ रहा है और इस धुएं से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या नागपुर में पुलिस पर हमला पूर्व नियोजित था? क्या हिंदू समुदाय के वाहन और दुकानों में आगजनी की तैयारी पहले से थी? क्या ये पूरी साजिश कहीं और से रची जा रही थी? पुलिस की जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि दंगा भड़काने के लिए हरी चादर और धार्मिक चिन्ह को जलाने की थ्योरी बनाई गई। मजहबी जज्बात का सहारा लेकर मुस्लिम समाज की भीड़ को थाने के सामने बुलाया गया। भीड़ में शामिल दंगाई हथियार लेकर पहुंचे।
पत्थरबाजी के लिए कश्मीर पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। नागपुर के साथ पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की तैयारी थी। जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। अब पुलिस जांच में दंगे भड़काने के लिए बांग्लादेश के जिहादी गैंग का कनेक्शन भी सामने आया है। उसके प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखा है लेकिन वो इंडिया के बाहर का सही में है या फिर उसने गलत लिखा है, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सभी के आईपी एड्रेस और उससे रिलेटेड जानकारी आ जाती है तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे। नागपुर की हिंसा ने देश की राजनीति के हाथों एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिस पर लंबे समय तक विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल और क्या बिहार, ये मुद्दा देश के सियासी माहौल को मथ रहा है। I don't support any violence. It is better that you can ask Uddhav Thackeray, Sharad Pawar and others. जब भड़क गया, दंगा हो गए, 11-12 थानों में कर्फ्यू लग गया, तो अपने फेस सेविंग के लिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर सब कुछ होता है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। पुलिस की थ्योरी इस हिंसा में गहरी साजिश को देख रही है, लेकिन बरेलवी संप्रदाय के मौलवी इसके पीछे एक फिल्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। औरंगजेब बादशाह की कब्र को लेकर के भी तूल तवील हिंदू संगठन के लोग बयान दे रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी वजह से नागपुर में दंगा हो गया और वो दंगा काफ़ी बड़ा हो गया और वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम रही। फडणवीस हुकूमत फेल साबित हुई, लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल साबित हुई। औरंगजेब की मजार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पहरा और भी कड़ा कर दिया गया है। हिंसा के बाद की जांच सालों चलेगी और सालों चलेंगे मुकदमे, लेकिन सरकार और प्रशासन को यह तय करना होगा कि ऐसी घटना फिर न होने पाए, क्योंकि हिंसा की घटना इतिहास की तारीखों में भले ही दफन हो जाए, लेकिन उसके जख्म आने वाले घाव के लिए बुनियाद का काम करते हैं। नागपुर की हिंसा तो चंद घंटों में शांत हो जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लंबे वक्त तक रहते हैं। पिछले साल नवंबर में इसी तरह की हिंसा यूपी के संभल में भड़की थी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद हिंसा तब थम गई, लेकिन उसका असर लगातार खड़े होते मुद्दों की शक्ल में देखने को मिलता रहा। इन दिनों संभल 1000 साल पुराने एक मेले को लेकर सुलग रहा है। हफ्ते पहले ढाल गड़ती थी यहाँ पर, नेशनल कम्युनिटी वाले ढाल गड़ते थे यहाँ पर, तो दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता है। जो सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है, और उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेता की शुरुआत हो जाती है। हमने नेता कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी, मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो होगा। पुलिस प्रशासन ने जिस गड्ढे को पाट दिया है वो 1000 साल से संभल और आसपास के क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए नेजा मेले की शुरुआत का सबब होता था। होली के बाद इस गड्ढे में एक झंडा गाड़ा जाता था जो ऐलान होता था नेजा मेले का। पुलिस ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि वो मेला अब से नहीं होगा। संभल में एक नेजा मेला का आयोजन किया जाता रहा है। यह नेजा मेला सैयद सलार मसूद गाजी, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था और सेनापति था, जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर के सहित हजारों मंदिरों को लूटा गया, हत्याएं की गई थी, उसकी याद में यह नेजा मेला आयोजन किया जाता है। एक पताका फहराई जाती है। यह एक बड़ी कुरीति थी और हत्यारे की और लुटेरे की याद में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है, इसलिए इनके आयोजन के लिए मना किया गया है। पुलिस प्रशासन भारत में लूटमार करने वाले विदेशी आक्रांता के नाम पर मेले की अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
संभल पहले से संवेदनशील है। सालार गाजी के मेले पर रोक के बाद एक बार फिर सियासत के निशाने पर है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सबसे से नजरें भटकाने के लिए ये हिंदू मंदिर, जामा मस्जिद, औरंगजेब, ध्वजा मेला, नेजा मेला, ये सब कर रहे हैं। ऐसे सभी आक्रांता जिनको महिमा मंडित करने का काम पिछली सरकारों में लगातार चलता रहा, उनकी कब्रों पर, उनकी मज़ारों पर मेले लगते रहे, ऐसे सब लोगों का हिंदुस्तान से तिरस्कार होना चाहिए। नेजा मेला हर साल महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार महमूद गाजी की याद में लगाया जाता था। दूर दूर से जायरीन हर साल उसकी मज़ार पर अकीदत पेश करने के लिए मेले में जुटा करते थे। इस बार मेला नहीं लगेगा, इसको लेकर संभल के हलकों में हलचल तेज है। लोगों का साथ देकर, इस देश के प्रति अपराध करने वालों का साथ देकर या उसकी याद में जो मनाते हैं, ये कतई नहीं होगा। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नो लुटेरा था तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था। ये बहुत पहले आज़ादी के बाद से समाप्त हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अनेक अफसरों पर हम लोग मांग करते रहे कि सालार मसूद गाजी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इन्वेडर था। 35 साल से वो झंडा ही लगता चला रहा है नेज़े के लिए, जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेज़ा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेज़े की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से। होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस, बहुत सालों से लगता आ रहा था। हमारे सामने अब लगता आ रहा है, 60 साल की हमारी उम्र हो गई, न्याज नजदे दिन है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुकानें लगती हैं, गरीब मजदूर खाते कमाते हैं यहाँ पर। इतिहास तो माफ नहीं करता किसी को, तो समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाले की पूजा, उसके नाम पे मेला बहुत अच्छी बात है। सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो अच्छा है उसकी हम पूजा करेंगे, उसके लिए हम मेले करेंगे। तो अगर इतिहास से कोई सवाल उठा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो सही है उस पर आना चाहिए। और वो मेला केवल वही नहीं है, देश में अन्य जगह भी इसके नाम पे मेले लगते हैं। तो केवल वहाँ भदोही की बात नहीं है, वहाँ भी लगते हैं, बहराइच में भी। और मुझे लगता है बहराइच में भी आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि कब्र उसकी वहीं पर है, सालार मसूद। दरअसल इतिहास के अनुसार सालार महमूद गजनवी का भांजा और उसकी सेना का सेनापति भी था। ये भी कहा जाता है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और उसके बाद वो यूपी के कई इलाकों में अपनी सेना लेकर आया और युद्ध लड़े, जिसमें संभल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। संभल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सालार मसूद ने जब संभल पर आक्रमण किया तब ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान ने सालार की सेना को हरा दिया, लेकिन दूसरी बार के आक्रमण में सालार को बढ़त हासिल हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सालार मसूद संभल के बाद बहराइच की तरफ बढ़ गया, जहां उसका मुकाबला श्रावस्ती के राजा सुहेल देव सिंह से हुआ। राजा सुहेल देव सिंह ने सालार मसूद के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेल देव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सालार जहां जहां गया वहां वहां उसके नाम पर मेले लगने लगे, जिसमें संभल और उसकी मौत की जगह बहराइच प्रमुखता से है। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में उसके नाम पर लगने वाले मेलों पर रोक की मांग उठ रही है। एक ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर ग्राम थांबला में एक सालार गाजी के नाम पर हर वर्ष एक उसका मेले का आयोजन किया जाता है।
तो जैसे कि संभल में प्रशासन ने इसी आक्रांता के नाम पर रोका गया था, तो हमने यहाँ पे एसडीएम साहब से ये मांग रखी थी कि किसी भी विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई भी ऐसा काम क्षेत्र में ना हो या उसकी निशानी के तौर पर कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिससे सनातन के सम्मान को हानि हो। तो इसलिए हमने अपनी मांग रखी थी कि इस नेजे की परमिशन ना दी जाए। संभल की हवा में सांप्रदायिक तनाव की दस्तक सुनाई दे रही है। हाल ही में जामा मस्जिद की पुताई के रंग को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ। मस्जिद को सफेद, हरे और सुनहरे रंग से रंगा जा रहा था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति उठाई गई थी। क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा पुताई हो। देखिए, बाल योगी हैं तो निश्चित है वो एक भगवे का हम लोगों के यहाँ मान्यता है, धर्म में उसकी व्यवस्था है, हम लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका कोई विचार ये ऐसा नहीं जिससे हमें सहमति व्यक्त करनी हो। मेरे ख्याल सहमति के लिए हमारा मत है उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्म के नाम पे बांट रही है, भाषा के नाम पे दक्षिण बनाम उत्तर कर रही है, और अब रंग कैसा होगा, पूरे देश का रंग कैसे होगा, ये तय करना चाहते हैं। अगर आपको रंग में दिक्कत है, हमें तो हरा रंग तो पीस का और ग्रीनरी का, एनवायरनमेंट से हमें तो जुड़ता हुआ दिखता है। तो आप जो हरा रंग है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, काट के फेंक दो। बढ़ते विवाद के बीच मस्जिद को पूरी तरह से सफेद रंग से रंग दिया गया। जहां हरा और सुनहरी रंग था, उस पर भी सफेद पुताई कर दी गई। वो विवाद शांत होता दिखा तो सालार मसूद के नेजा मेले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है कि जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे जब ये मामला आया तो ये आया कि भाई इसमें पुताई करनी है, तो जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने कहा कि हरे रंग में पुताई करेंगे। इसके विरुद्ध जो हिंदू पक्षकार थे उन्होंने कहा नहीं जी हम तो केसरिया रंग में करेंगे। समस्या यह है कि किसी भी कलर में करने से जो विवादित ढांचा है या जो कोर्ट में केस गया हुआ है, वहाँ पे जो सर्च करने वाली एजेंसियाँ जैसे ASI है, उनको ये समस्या आती है। जब कलर करते हैं तो उसमें कुछ चित्र बने होंगे, चाहे कुछ छाप बने होंगे, तो डर रहता है कि उसको धूमिल होने का, मिटने का उसका डर रहता है। खैर, ASI ने बहुत ही अच्छा रास्ता इस बीच में निकाला और उसने कहा कि इसको सफ़ेद रंग से इसकी पुताई करनी चाहिए। चूँकि मामला कोर्ट में है और दोनों पक्षकारों ने इस पर सहमति अपनी दर्ज कर दी है, तो मुझे लगता है कि एक समाधान ASI ने तत्कालिक तौर पर निकाला है और अब जो है वो मस्जिद वो सफ़ेद कलर में जो है ASI के दिशा निर्देश पे पुताई हो रही है उसकी। संभल में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी नजर बनाए हुए है। नागपुर की हिंसा तो चंद घंटों में शांत हो जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लंबे वक्त तक रहते हैं। पिछले साल नवंबर में इसी तरह की हिंसा यूपी के संभल में भड़की थी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद हिंसा तब थम गई, लेकिन उसका असर लगातार खड़े होते मुद्दों की शक्ल में देखने को मिलता रहा। इन दिनों संभल 1000 साल पुराने एक मेले को लेकर सुलग रहा है। हफ्ते पहले ढाल गाड़ दी थी यहाँ पर, नेशनल कम्युनिटी वाले ढाल गाड़ते थे यहाँ पर, तो दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता है। जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है, उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेता की शुरुआत हो जाती है। हमने नेता कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी, मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। पुलिस प्रशासन ने जिस गड्ढे को पाट दिया है वो 1000 साल से संभल और आसपास के क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए नेजा मेले की शुरुआत का सबब होता था। होली के बाद इस गड्ढे में एक झंडा गाड़ा जाता था जो ऐलान होता था नेजा मेले का। पुलिस ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि वो मेला अब से नहीं होगा। संभल में एक नेजा मेला का आयोजन किया जाता रहा है। यह नेजा मेला सैयद सलार मसूद गाजी, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था और सेनापति था, जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर के सहित हजारों मंदिरों को लूटा गया, हत्याएं की गई थी।
उसकी याद में यह नेजा मेला आयोजन किया जाता है। एक पताका फहराई जाती है। यह एक बड़ी कुरीति थी और हत्यारे की और लुटेरे की याद में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है, इसलिए इनके आयोजन के लिए मना किया गया है। पुलिस प्रशासन भारत में लूटमार करने वाले विदेशी आक्रांता के नाम पर मेले की अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। संभल पहले से संवेदनशील है। सालार गाजी के मेले पर रोक के बाद एक बार फिर सियासत के निशाने पर है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सबसे से नजरें भटकाने के लिए ये हिंदू जामा मस्जिद, औरंगजेब, ध्वजा मेला, नेजा मेला, ये सब कर रहे हैं। ऐसे सभी आक्रांता जिनको महिमा मंडित करने का काम पिछली सरकारों में लगातार चलता रहा, उनकी कब्रों पर, उनकी मज़ारों पर मेले लगते रहे, ऐसे सब लोगों का हिंदुस्तान से तिरस्कार होना चाहिए। नेजा मेला हर साल महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार महमूद गाजी की याद में लगाया जाता था। दूर दूर से जायरीन हर साल उसकी मज़ार पर अकीदत पेश करने के लिए मेले में जुटा करते थे। इस बार मेला नहीं लगेगा, इसको लेकर संभल के हलकों में हलचल तेज है। लोगों का साथ देकर, इस देश के प्रति अपराध करने वालों का साथ देकर या उसकी याद में जो मनाते हैं, ये कतई नहीं होगा। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? न्यू लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था। ये बहुत पहले आज़ादी के बाद से समाप्त हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अनेक अवसरों पर हम लोग मांग करते रहे कि सालार मसूद गाजी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इन्वेडर था। 35 साल से वो झंडा ही लगता चला रहा है नेज़े के लिए, जो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेज़ा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेज़े की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से। होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस, बहुत सालों से लगता आ रहा था। हमारे सामने अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई, न्याज नजदे दिन है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुकानें लगती हैं, गरीब मजदूर खाते कमाते हैं यहाँ पर। इतिहास तो माफ़ नहीं करता किसी को। तो समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाले की पूजा, उसके नाम पे मेला बहुत अच्छी बात है। सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो अच्छा है उसकी हम पूजा करेंगे, उसके लिए हम मेले करेंगे। तो अगर इतिहास से कोई सवाल उठा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो सही है उस पर आना चाहिए। और वो मेला केवल वही नहीं है, देश में अन्य जगह भी इसके नाम पे मेले लगते हैं। तो केवल वहाँ भदोही की बात नहीं है, वहाँ भी लगते हैं, बहराइच में भी। और मुझे लगता है बहराइच में भी आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि कब्र उसकी वहीं पर है, सालार मसूद। दरअसल इतिहास के अनुसार सालार महमूद गजनवी का भांजा और उसकी सेना का सेनापति भी था। यह भी कहा जाता है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और उसके बाद वो यूपी के कई इलाकों में अपनी सेना लेकर आया और युद्ध लड़े, जिसमें संभल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। 2006 में भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए गठित सच्चर कमेटी रिपोर्ट में वक्फ में सुधार की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह मामला 2025 में एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमानों का प्रदर्शन। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। सरकार चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वाकिफ ने किया है, उसका फायदा गरीब को मिले।
भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसको लेकर परेशान यही लोग हो रहे हैं क्योंकि लूट इन्होंने करी। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? भ्रम पैदा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी, हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। हंगामा बरपा है देश में वक्फ बिल को लेकर भी। दिल्ली के जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जुटे। मकसद था वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाना। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। This bill is a fundamental attack on constitution. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? But I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन संसद में हंगामे के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार इसको पारित कराने के लिए ला सकती है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बिल से मुस्लिम संगठन नाराज हैं कि सरकार इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ मिला विपक्षी पार्टियों का भी। सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? तरह जबरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है? क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है? ये जबरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए। ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करते हैं। उधर सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को एनडीए की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद, ये सारी चीजें ले ली जाएंगी। कहीं आखिर उस 428 पेज की रिपोर्ट है और उसको रजिस्टर्ड करने की बात है, वामसी पोर्टल पे डालने की बात है। तो ये केवल एक सियासी तौर से है और विपक्ष के लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, इसको जेपीसी ने सदन में पेश कर दिया है, संसद के पटल पर आ गया है। अब वो लोग परेशान हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो मुसलमानों के ठेकेदार है ना। ये चंद लोग जिन्होंने एक संस्था बनाई है, पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका लेखा जोखा कहाँ से है, फंडिंग कहाँ से होती है, बाहर से होती है या यहाँ होती है, कौन लोग फंडिंग करने वाले हैं, इसका पर्पस क्या है हमारे देश में, उस संस्था के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। सरकार के अनुसार वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है।
जानकारों की माने तो वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं, जिस पर मस्जिदें, मदरसे या यतीम खाने बनते हैं। दरअसल वक्फ बिल में 4 ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुस्लिम संगठन संतुष्ट नहीं है। पहली, वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। दूसरी, अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। तीसरी, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। और चौथी, कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। इससे जो है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वक्फ की बहुत खराब है। कुछ लोग हैं जिनका कब्जा है, वो बस अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है सरकार द्वारा। वक्फ की जायदाद की आज तक तो लूट हुई है, लूट की जो छूट थी उसको रोका जाएगा इसमें, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उसके अंदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और अन्य दल के जो नेता हैं ये इसको अपना एजेंडा बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा और वक्फ की जायदाद जो है वो सही हाथों में रहेगी। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में ये बिल पेश किया जाएगा। अगर बीजेपी के सहयोगी दलों ने साथ दिया तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी इस मसले पर बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुसार 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 6000 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें 1 करोड़ हिंदू हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हिंसा का इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के करीब आते ही फिर से धर्म की सियासत शुरू हो गई। 6 अप्रैल को रामनवमी है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी फिर से आमने सामने हैं। पोस्टर वॉर चल रहे हैं, सवालों के तीर दागे जा रहे हैं। बीजेपी के पोस्टर में लिखा है हिंदू हिंदू भाई भाई, 26 में बीजेपी ही चाहिए। एक दूसरे पोस्टर में लिखा है हिंदू हिंदू भाई भाई एक हो जाए, गोली बम और इंसान को मारना बंद किया जाए। सवाल उठने लगा कि क्या ये बीजेपी का बंगाल में बटेंगे तो कटेंगे का नया वर्जन है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का नाम आते ही जहन में हिंसा और दंगे तैरने लगते हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2 जगह हिंसा भड़की थी। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा शहर में मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालने के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की। दूसरा, मेदिनीपुर के इगरा में भी 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और आगजनी की गई। इस बार रामनवमी पर बीजेपी ने धार्मिक यात्राएं और रैलियां निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी ने तय किया है कि रामनवमी के मौके पर 20,000 धार्मिक यात्राएं निकाली जाएंगी, 2,000 रैलियां की जाएंगी, 1 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी पर जुटाया जाएगा। আর পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, মমতা ব্যানার্জির বুদ্ধিতে যদি পড়েন খেসারত আপনাকে দিতে হবে। আমরা রাস্তায় থাকবো, পিছনে থাকবে লাখো হিন্দু ভক্ত জনতা, পারলে আটকে নিন।
ক্ষমতা থাকে আটকে নিন। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। एक दिन के लिए कोई आदमी झगड़ा लगा के चला जाएगा, लेकिन जब आग जलेंगे तो वो नहीं रहेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम आग नहीं चाहते हैं। आग तो खाना बनाने के लिए होता है। देखिए, हिंदू तो इकट्ठा हो रहे हैं सालों से, रामनवमी के जुलूस में आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे, बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और हिंदू बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं बंगाल में। तो इस पिछली बार भी हमने देखा, हावड़ा में पत्थरबाजी हुई, श्रीरामपुर में पत्थरबाजी हुई, डालखोला में पत्थरबाजी हुई उत्तर बंगाल के। तो ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए कौन पत्थर फेंक रहे हैं। एनआईए इंक्वायरी कर रही है, बहुत सारे लोगों को दबोचा, लेकिन क्यों एनआईए को बार बार कोर्ट की आदेश से जाना पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों ना इतना नालायक क्यों है? नालायकता की भी एक सीमा होती है, तो हर सीमा छोड़ के नीचे चलेगी पश्चिम बंगाल की पुलिस। बीजेपी को करने से किसने मना किया है? लेकिन यह माँ का सम्मान नहीं करती है। और दूसरी बात है कि कृष्णाष्टमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, इन दिनों में ये नहीं करती है। लेकिन यह रामनवमी पे ही दंगे करवाती है, ये खास करके, क्योंकि दूसरा इनको सिया का नाम लेंगे नहीं, क्योंकि इनको मातृशक्ति से मतलब है नहीं। अन्यथा राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, तो सिया राम होना चाहिए। तो सिया राम नहीं बोलते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। तो इनका धर्म नकली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह जान के रामनवमी पे निकालेंगे क्योंकि इनको दंगा कराना है। सुरक्षा व्यवस्था रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हमेशा से एक चुनौती रही है। इस बार इसकी गाजगिरी है आईपीएल के मैच पर। कोलकाता के ईडन गार्डन में 6 अप्रैल को रामनवमी पर होने वाला आईपीएल का मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। रामनवमी के दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते ये मैच शिफ्ट करवा दिया। The entire city will be having different kind of events related to Ram Navami. So our commitments are towards that also. And on the same day and almost at the same time, this event is being organized. We'll be ensuring that the general people, they do not suffer any kind of concern regarding security measures. लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी आने से पहले ही चर्चा और राजनीति का केंद्र बनी हुई है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।